हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 3 पीरियोडिक टेबल एंड हम पहुंच चुके हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लेटर रूल्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कितनी पावर से खींच रहा है इस चीज के बारे में पढ़ा था। और ये जाना था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल की तरफ जा रहा है, मतलब बेसिकली फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का और थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस को सेम पावर नहीं मिल रहा है, बिकॉज वो काफी ज्यादा दूर है। बीच में क्या आ जाती है, शील्डिंग आ जाती है। एंड टू द वेरी एडवांस लेवल हमने वो शील्डिंग कैलकुलेट भी कर ली है, ठीक है ना। हालांकि शील्डिंग कैलकुलेट करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ करिकुलम, पर स्टिल पढ़ लिया है बिकॉज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? सो दैट बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। सो आगे बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। फाइन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। माइट भी आप में से कई लोगों ने 10th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी हो। सो आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड उसमें फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस। हम कल भी इस चीज के बारे में बात कर चुके थे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या चीज है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी है कि जैसे आप किसी चीज में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज कर रही है तो क्यों इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है तो क्यों डिक्रीज कर रही है। फाइन, तो इस चीज के बारे में हमें बेसिकली जानना है, दैट इज नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टी। सो दो ट्रेंड्स जानने होते हैं, एक लेफ्ट से राइट, एक टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल। क्लियर? कोई दिक्कत? एटॉमिक रेडियस काफी ज्यादा लंबी चीज है, ठीक है ना। इसको 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, पर आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस के डेफिनेशन से। फाइन, तो बड़ी सिंपल सा फंडा है, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस है न्यूक्लियस एंड बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। सपोज ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो रेडियस है, ठीक है ना, इस चीज को हम रेडियस ऑफ द एटम बोलते हैं। इस चीज को हम रेडियस ऑफ द एटम बोलते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम सेकेंड चैप्टर में ये बात पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करना इज टोटली अनसर्टन। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड आउट करना इज टोटली अनसर्टन थिंग। अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट नहीं की जा सकती, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये न्यूक्लियस से लेके सबसे बाहर के सेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी नहीं निकाला जा सकता। क्लियर? तो हम ये डिस्टेंसेस कैसे निकालते हैं? हम ये डिस्टेंसेस अलग अलग एटम के साथ कॉम्बिनेशन में निकालते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली एटॉमिक रेडियस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कोवलेंट रेडियस, सेकेंड वन इज मेटालिक रेडियस एंड थर्ड वन इज वंडर वॉल रेडियस। फाइन, सो एटॉमिक रेडियस जो कि बेसिकली न्यूक्लियस से बिल्कुल आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस है, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? बिल्कुल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का, हालांकि हमें पता है कि बिल्कुल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ही होती है, हमें उसे एग्जैक्ट फाइंड आउट करना मुश्किल है, बिकॉज हम ये बात सेकेंड चैप्टर में अभी अभी रिसेंटली पढ़ के आए हैं। तो ये एग्जैक्टली कैलकुलेट करना क्या है, मुश्किल काम है। तो हम बेसिकली इन 3 फंडों से इस चीज को समझते हैं। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, ये तीनों समझने के बाद हम इस चीज का ट्रेंड देखेंगे कि लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम क्या हो रहा है। So starting with the very first, that is covalent radius. Let's have it. So the very first is covalent radius. So बड़ी सिंपल सी बात है, covalent radius is found in covalent compounds. Fine. So it is the radius. नाम से क्लियर है, ठीक है ना, फाउंड इन कोवलेंट कंपाउंड्स। अब मुद्दे की बात यह है
कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, कोवलेंट कंपाउंड वो है दैट आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, आपने क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा कि आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक जो कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं, कोवलेंट जो शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है ना, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने देखा होगा ये एक एटम है और ये एक एटम है, तो जब ये शेयरिंग करते हैं तो इनके बीच का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। ठीक है ना, ये बेसिकली पार्ट हम लोग बोलते हैं कि जो इसने क्या कर रखा है, शेयरिंग कर रखी है। क्लियर, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको याद कराता हूं, आपने ये कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है। सो अल्टीमेटली दिस इज द covalent bond formed between hydrogen. If I make it for oxygen, this is like this. ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फाइन, सो दिस इज द एक्चुअल थिंग व्हिच इज फॉर्म्ड इन अ कोवलेंट कंपाउंड। नाउ मुद्दे की बात क्या है कि ये इसका बिल्कुल न्यूक्लियर सेंटर हो गया, ये न्यूक्लियर सेंटर हो गया, ये कोई एटम ए है, ये कोई एटम ए है। फाइन, एंड यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, यू हैव डन द एग्जांपल। ठीक है ना, अगर हमें यहाँ पे इसका रेडियस निकालना है, देखो वैसे तो रेडियस बेसिकली क्या होता है, ये चीज है, इतना डिस्टेंस रेडियस है, पर हम पहले ही बात करके हटे हैं कि न्यूक्लियस का बिल्कुल आउटरमोस्ट शेल के साथ डिस्टेंस निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? बिकॉज हमने चैप्टर नंबर 2 में ये बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बहुत ज्यादा अनसर्टन है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अनसर्टन है तो हम वो डिस्टेंस ही नहीं निकाल सकते। बड़ी सिंपल सी बात है यार, आप मेरा उस बंदे के साथ डिस्टेंस निकालना चाहते हो पर वो बंदा पता ही नहीं है कहां खड़ा है, तो आप मेरा उसके साथ डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका क्या है कि हम ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं, यानी कि हम ये वाली चीज निकाल लें एंड देन उसको कर देंगे हम, एंड इसको तकरीबन हम मान लेते हैं अपना रेडियस। ठीक है ना, यानी कि रेडियस ऑफ द ए इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन ए डिवाइड बाय 2। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन दिस पर्टिकुलर थिंग। कोई दिक्कत? थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हाँ, किसी के दिमाग में आ सकता है सर ये बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं लग रहा, बिल्कुल, पर दिस इज हाउ द कोवलेंट रेडियस इज कैलकुलेटेड। आप दो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस बहुत आसानी से निकाल सकते हो, तो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के उसको कर दिया जाता है एग्जैक्टली हाफ। सो दैट इज बेसिकली DAA, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन AA डिवाइड बाय 2। पर ये तो बात यार तब सही है अगर ये दोनों बंदे सेम है। कोवलेंट कंपाउंड तो यार दो अलग अलग बंदों में भी बन जाता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है ना, वैसे इनके बीच में हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं मानते। अब यहाँ पे कई बार बच्चों के दिमाग में है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दोज हु हैव नॉट रेड इन क्लास 10th मैं थोड़ा सा बता दूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे तो हम इस चैप्टर में आगे जाके काफी ज्यादा पढ़ने वाले हैं, पर फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा ये बात समझ सकते हैं कि ये ए और ए दोनों सेम बंदे हैं, तो इनमें कोई जिद्दिदाई नहीं है। यानी कि ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन है, इसने शेयरिंग करी, इसने शेयरिंग करी, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है ना, हमें एक बुक लेनी थी, वो बुक 200 रुपए की थी, मैंने 100 डाले, इस भाई साहब ने 100 डाले, एंड हम दोनों ने 200 रुपए लेके ये किताब ले ली, एंड ये बुक हमारे पास शेयरिंग में पड़ी है, दैट इज अ कोवलेंट बुक। क्लियर? कोई दिक्कत? पर थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है ना, सपोज इस बंदे ने भी 100 रुपए डाले, मैंने भी 100 रुपए डाले, पर मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूं यार, ये बुक रात को मेरे घर पे रहेगी क्योंकि इस बुक को मैं खरीद के लाया हूं, चाहे हम दोनों ने सेम एक एक इलेक्ट्रॉन ही डाला है, फिर भी मैं थोड़ा जिद्दी हूं और बुक को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूं। दैट मीन्स मेरी उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा है, इसी बात को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हालांकि हम इस चीज को इस चैप्टर में आगे काफी ज्यादा पढ़ने वाले हैं, पर एक बात समझने की जरूरत है कि दिस फॉर्मूला इज फॉर होमोएटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक का मतलब है दो एक जैसे एटम्स। ठीक है ना, एक जैसे एटम में कभी जिद्दिदाई नहीं होती, बिकॉज दो हाइड्रोजन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, तो यहाँ पे कोई बंदा धोखा नहीं करेगा कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच सकता हूं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, इस बात को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला तब तक सही है अगर इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है।
ठीक है ना। पर सपोज फॉर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सो बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज यहां पे दो अलग अलग एटम बन जाएंगे, यहां पे तो एक ए होगा तो दूसरा बी होगा, ये ए है तो ये बी है, तो यहां पे बातें अलग होगी रिलेटिवली, वैसी नहीं होगी जैसी यहां पे है। तो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डेल्टा ई एन, यानी कि ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे इस चैप्टर में आगे आने वाला है। देखो कोई नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दिस क्वेश्चन, आपको कोई इक्वेट मतलब सॉल्व नहीं करवाने वाला, ठीक है ना। दिस इज वेरी एडवांस लेवल थिंग। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये पूरी एडवांस लेवल चीज है, इसके बारे में चीजें पूछी भी नहीं जाती, क्लियर। पर फिर भी मैंने लिख दी है सो दैट आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ऐसा भी कुछ फंडा होता है कि अगर दो एटम्स इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, या दो बंदे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई खिंचखिंचाई नहीं कर रहे, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि दोनों का डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। हम ज्यादातर इसी को ही मानने वाले हैं, ये तो हमने मतलब कह सकता हूं दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज एक्स्ट्रा थिंग, ठीक है ना। आप इसे स्टार मार्क करके एक्स्ट्रा में लिख सकते हो, ठीक है ना। पर अगर दो एटम अलग अलग हुए, दोनों ने इलेक्ट्रॉन तो एक एक ही शेयर किया है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन तो एक एक ही शेयर किया है। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, इफ आई टेक अबाउट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये बंदा भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन इनके बीच में कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कोवलेंट कंपाउंड बनता है। पर यार डू यू नो, फ्लोरीन इतना जिद्दी इंसान है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन के ऊपर अपना हक जताता है, अरे ये इलेक्ट्रॉन तेरा नहीं है मेरा है, हालांकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, पर फिर भी फ्लोरीन अपना हक जमाता है और कहता है कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन मेरा है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि दो एटम्स क्या है, अलग अलग है। होमो इज सेम, हेटेरो इज अलग अलग, यहां दो एटम्स क्या है, अलग अलग। यहां एग्जांपल में आप HF लिख सकते हो, यहाँ एग्जांपल में H2 आ गया है, O2 आ गया है, यहाँ पे एग्जांपल में O2 आ गया है, N2 आ गया है, F2 आ गया है, क्या तो सेम बंदे हैं ना, पर यहाँ अलग अलग दो बंदे हैं। जब अलग अलग दो बंदे होते हैं तो क्या होता है, एक का रेडियस दूसरे का रेडियस माइनस 0.9, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या वैल्यू होती है ये तो खैर आगे चैप्टर में पढ़ने वाला है, तब तक के लिए आप सिर्फ इसे याद करके रखिए कि ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेल्टा EN का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है, इन दोनों के बीच में इस शेयर्ड पार्ट को जो खींचने की टेंडेंसी है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इसकी टेंडेंसी और इसकी टेंडेंसी के बीच में कितना डिफरेंस है, उस चीज को हम बोलेंगे द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। वो यहां पे पुट करते हैं एंड देन यहां पे ये जो चीज निकल के आती है, क्लियर। कोई दिक्कत, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, बिकॉज हम इसी को ज्यादा कंसिडर करने वाले हैं, क्लियर। कोवलेंट रेडियस क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स का रेडियस। कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, जो शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग हमने पढ़ रखी है, हमने H2 के बीच में शेयरिंग पढ़ी हुई है, O2 के बीच में, N2 के बीच में, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं। ये मैंने दो एटम्स बनाए हैं, इनके बीच में शेयरिंग हो रखी है। तो अगर आप यहाँ का रेडियस निकालना चाहते हो तो व्हाट यू डू इज, इनका इंटर एटॉमिक जो बेसिकली इंटरन्यूक्लियर रेडियस है और डिस्टेंस है वो निकाल के आप उसे क्या कर देते हो, एग्जैक्टली हाफ। नाउ बात करते हैं दूसरे रेडियस की, यानी कि मेटालिक रेडियस की। लेट्स हैव इट। सो सेकंड इज मेटालिक रेडियस। नाम बता रहा है बहुत कुछ भाई, मेटालिक रेडियस यानी कि द रेडियस ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल एटम्स का रेडियस, ठीक है ना, द रेडियस ऑफ मेटल। तो बड़ा सिंपल सा फंडा यार, आपने क्लास 8th 9th में ये बात पढ़ लेते हैं, मेटल्स आर सॉलिड्स, सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, इजंट इट। तो आप यार बड़ी छोटी क्लास में ये बात पढ़ लेते हो कि मेटल्स वो चीज होते हैं जो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इजंट इट। इफ आई मेक द स्ट्रक्चर ऑफ मेटालिक सॉलिड, ये कुछ इस तरीके से होता है, मानते हो ये बात, क्लियर। ये अल्टीमेटली एक मेटल एटम है, ये एक मेटल एटम है, ये एक मेटल एटम है,
सो अगर आपको इसका रेडियस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, बड़ा ही सिंपल फंडा है। सो अगर आपको आर मेटेलिक निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज डीएमएम डिवाइड बाय 2, इन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को निकाल के उसे करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत। दिस इज अवर मेटेलिक रेडियस, बड़ी सिंपल सी बात है। मेटल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है ना। पर एक बात ध्यान देने की बात है, यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है क्या, कि मेटल्स क्लोजली पैक्ड हैं पर वो ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैपिंग कोवलेंट्स के अंदर होती है, ठीक है ना, मेटल्स के अंदर नहीं होती। एंड एक बात और अगर हम थोड़ी सी ध्यान दें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मेटेलिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर हम एक और चीज को थोड़ा सा समझे, हालांकि हमारे काम की यही चीज है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेडियस, तो हमारे काम की सिर्फ यही चीज है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपल थिंग कि भाई अगर दो मेटल एटम्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, ठीक है ना, देखो हर मेटल एटम्स का अपना एक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, खींचने की अपनी एक क्षमता है। जितनी क्षमता से गोल्ड का मेटल एटम दूसरे गोल्ड के मेटल एटम को खींच रहा है, जरूरी तो नहीं है ना कि सोडियम का मेटल एटम भी सोडियम के मेटल एटम को उतनी पावर से खींच रहा हो। तो हर एक की खींचने की क्षमता क्या है, अलग अलग है। एक गोल्ड का मेटल एटम दूसरे गोल्ड के मेटल एटम को जितनी ताकत से खींच के रख रहा है एक दूसरे के साथ, उतनी ही ताकत से सिल्वर खींच रहा है क्या, उतनी ही ताकत से सोडियम खींच रहा है? ऑब्वियसली नहीं। हर मेटल एटम की खींचने की क्षमता या उसको बांध के रखने की क्षमता अपनी अपनी होती है। तो जितनी ज्यादा ये क्षमता होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखो इनके बीच में जो रिश्ता है, दो मेटल एटम्स के बीच में जो रिश्ता है उसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। दो मेटल एटम्स के बीच का जो रिश्ता उसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो दो मेटालिक एटम्स के बीच में ये जो मेटालिक बॉन्ड है, इसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, ये एक दूसरे के उतना पास आएंगे, जितनी ज्यादा होगी उतना पास आएंगे, जितना पास आएंगे उतना मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम हो जाएगा, तभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है। जितना ये ज्यादा हो जाएगा, मेटालिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना मेटालिक रेडियस कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो ये बात? इनवर्सली रिलेटेड लिखा है, 1/में करके लिखा, 1 मतलब इनवर्सली रिलेटेड। जितना ये ज्यादा हो जाएगा उतना ये कम हो जाएगा, बिकॉज जितना खिंचाव ज्यादा हो जाएगा उतना रेडियस कम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? So this is about metallic radius. Let's move to the third radius, that is van der Waals radius. So third is van der Waals radius. ठीक है ना। सो बेसिकली यार van der Waals रेडियस क्या होता है? van der Waals रेडियस एक्चुअली में नोबल मेटल्स या सॉरी नोबल गैसेस जो है, नोबल मेटल्स बोलना गलत है, नोबल एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो जितने भी नोबल एटम्स हैं, नोबल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनका जो रेडियस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, van der Waals रेडियस, यानी कि द रेडियस ऑफ नोबल गैसेस या द रेडियस बिटवीन, या डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, न्यूट्रल चीजों के बीच में, ठीक है ना। आप सिर्फ ये चीज मान के चलिए, रेडियस ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है ना। यार फंडा क्या है? फंडा ये है कि एक नोबल गैस का एटम दूसरे नोबल गैस के एटम के साथ भाई ना तो अब ओवरलैप्ड है, ना ही जुड़ के बैठा है। कोवलेंट में तो ओवरलैप्ड था क्योंकि वहां तो शेयरिंग है, मेटालिक में जुड़ के बैठा था क्योंकि वहां मेटालिक बॉन्ड है। एंड मेटल के एटम सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। पर ये एक नोबल गैस का एटम है, ठीक है ना। सपोज नियॉन है एंड ये भी नियॉन है। यार क्या इन दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन है? नहीं। नोबल गैसेस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते। अगर अट्रैक्ट नहीं करते तो क्या इनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग आनी चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या इनके बीच में कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए? नहीं। क्या इनके बीच में, क्या ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होने चाहिए? नहीं, बिकॉज एक दूसरे के पास बिठाने के लिए, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक करवाने के लिए
कुछ तो होना चाहिए जो इनको जकड़ के रख रहा है, पकड़ के रख रहा है, पर इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज इनके दोनों के बीच में है वंडरवॉल फोर्सेस। इन दोनों के बीच में क्या है? वंडरवॉल फोर्सेस। एक बात याद रखिए, जहां कोई फोर्स नहीं होती वहां वंडरवॉल फोर्स होती है, एंड वंडरवॉल फोर्स केमिस्ट्री की सबसे घटिया यानी कि वीकेस्ट फोर्सेस हैं। फाइन, द वीकेस्ट फोर्सेस इन केमिस्ट्री इज वंडरवॉल फोर्सेस। तो ये वंडरवॉल फोर्सेस तो हर किसी के साथ है यार। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है यार कि मैं सामने वाली दीवार को भी वंडरवॉल फोर्स लगा रहा हूं, इजंट इट? तो मैं यार इस ट्राइपॉड स्टैंड को भी वंडरवॉल फोर्स लगा रहा हूं, मतलब आई एम अट्रैक्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना यार। मैं बाहर खड़े हुए उस कार को भी वंडरवॉल फोर्स लगा रहा हूं। हर चीज के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस है, ठीक है ना, हर चीज के बीच में, ठीक है ना, कोई दिक्कत? जैसे वो बोलते हैं ना कि हाँ, फिजिक्स में बोलते हैं ना, हर बंदा हर दूसरे बंदे को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या होता है उसे? बड़ा वाला जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो फिजिक्स वालों को तो नमस्कार, बिकॉज फिजिक्स हमें कम आती है, ठीक है ना। हम मूव करते हैं केमिस्ट्री पे। हर दो लोगों के बीच में, हर दो चीजों के बीच में क्या है? वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस यानी कि दो न्यूट्रल एटम्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं करना चाहते, ठीक है ना, या जकड़ के भी नहीं रखे हुए, उनके बीच का डिस्टेंस। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। तो अब हमें अगर निकालना है यहां पे वंडरवॉल रेडियस, तो क्या निकलेगा? डी ए बी बाई। कोई दिक्कत? बिकॉज और कोई चारा ही नहीं है ना यार। बड़ी सिंपल सी बात है, हम न्यूक्लियस का बिल्कुल बाहर वाले सेल के लिए रेडियस निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि बिल्कुल बाहर इलेक्ट्रॉन है कहां। हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अनसर्टन होती है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर अनसर्टन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस ही निकालने पड़ेंगे। कोई दिक्कत? एंड ये भी बात बता देता हूं क्यों इसे मॉलिक्यूल लिखा जाता है। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है एंड ये एक मॉलिक्यूल है, तो यार अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो ना, तो इसे भी वॉन रेडियस ही बोला जाता है, ठीक है ना। हालांकि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एटॉमिक रेडियसेस, तो ये वाली चीज हमारे काम की नहीं है, ठीक है ना। इवन ये भी हमारे काम की नहीं है, पर आप इसे मेंशन करके रख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स का रेडियस अभी हमारे लिए इसलिए काम कर रही है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक रेडियसेस। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये होता है नॉर्मल गैसेस के बीच में। नाउ अब हम तीनों को कंपाइल करते हैं एंड ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। लेट्स हैव इट। So if I compile all the three, that is covalent radius, metallic radius and van der Waal radius, अगर हम तीनों को कंपाइल करें, अच्छा है अगर आप भी ये टेबल बना लें तो, ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोवलेंट में तो ये हो गया ओवरलैपिंग ए बी, यहां जो रेडियस है कोवलेंट का दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए बी बाय 2। मेटालिक में दे आर क्लोजली पैक्ड। क्लियर? तो यहां पे जो आर मेटालिक है दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए बी बाय 2। दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी। मैं मान के चल रहा हूं कि ये सेम ही एटम्स हैं, ठीक है ना। अगर सेम ही लेके चलो, ये ऐसा कर लो, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि ये अलग अलग एटम्स हैं। हेटेरो एटॉमिक के लिए नहीं कर रहा हूं, सेम के लिए कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेटेरो एटॉमिक, मैं सेम के लिए लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। वंडर वॉल में ये दो अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है ना। ये आ गया ए, ये आ गया ए। तो रेडियस ऑफ वंडर वॉल, डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइड बाय 2। अब आप मेरे को अपनी कॉमन सेंस से बड़ा सिंपल सा आंसर बता दीजिए कि तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? क्या कोवलेंट रेडियस सबसे बड़ा है या मेटालिक या वॉन डेर वाल? बड़ी सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस से देखने को पता चल रहा है दिस इज द बिगेस्ट रेडियस, बिकॉज यहां पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यहां पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड यहां पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो बड़ा साफ साफ पता चल रहा है आर ऑफ वॉन डेर वाल ग्रेटर देन आर ऑफ मेटालिक greater than R of covalent, isn't it? अब हमें ये बात देखने की जरूरत है, कोवलेंट होता है नॉन मेटल्स एंड ये होता है मेटल्स का एंड ये होता है नॉर्मल गैसेस का। फाइन?
ये है नॉन मेटल्स का, ये है मेटल्स का, और ये नोबल गैसेस का। एंड सबसे बड़ा रेडियस है वंडर वॉल, दूसरे नंबर पे मेटालिक, तीसरे पे कोवलेंट। नाउ अगर हम इस चीज को एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर लगा के देखें, लेट्स हैव हम इसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देखो यहां पे चीजें क्या है, मेटल्स, यहां पे क्या है, नॉन मेटल्स, एंड ये क्या है, नोबल गैसेस। यहाँ पे मेटल्स है, यहाँ पे नॉन मेटल्स है, और यहाँ पे क्या है, नोबल गैसेस। नाउ सोचने की बात है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बड़ा कौन है, किसका रेडियस बड़ा है? नॉन मेटल्स का होता है कोवलेंट, मेटल्स का होता है मेटालिक रेडियस। दोनों में से बड़ा कौन सा है? यानी कि ये रेडियस बड़ा है, यानी कि ये रेडियस बड़ा है। अब नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस, नॉन मेटल्स का होता है कोवलेंट रेडियस एंड नोबल गैसेस का होता है वॉन डेर वाल रेडियस। दोनों में से बड़ा कौन सा है? वॉन डेर वाल काफी ज्यादा बड़ा है, ये रेडियस इस रेडियस से काफी ज्यादा बड़ा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये इस तरीके का ऑर्डर आना चाहिए। क्लियर? इसी चीज को मैं एक बार रिपीट करा के बताता हूं। लेट्स हैव इट, इसको रिपीट करते हैं, ठीक है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है ना। ये सारी चीज हम थर्ड पीरियड में रिपीट करके देखते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, दिस इज मेटल्स, दिस इज नॉन मेटल्स एंड दिस इज नॉन। खुद सोचिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में किसका रेडियस बड़ा है? देखिए ये मेटल्स का होता है, ये नॉन मेटल्स का, दोनों में से बड़ा कौन है? मेटालिक रेडियस बड़ा है, बड़ी सिंपल सी बात है। यानी कि ये कुछ इस तरीके से आएगा, मेटल्स का रेडियस नॉन मेटल से बड़ा है, कोई दिक्कत। देन नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस, नोबल गैसेस अच्छे खासे बड़े हैं, यानी कि दो बार लगा देता हूं, अच्छे खासे बड़े हैं ना भाई, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहां पे अगर एक्सप्लेनेशन में लिखना हो तो क्या कह सकते हैं? देखिए लिखिए, अलोंग द पीरियड, द एटॉमिक रेडियस फर्स्ट डिक्रीजेस and then abruptly increases in the case of noble gases। एटॉमिक रेडियस पहले तो गिरता है, ठीक है ना, फाइन। और यहां पे ये भी लिख सकते हैं अप टू हैलोजेंस, फाइन। एटॉमिक रेडियस अप टू हैलोजेंस तक गिरता है, कहां? अलोंग द पीरियड, लेफ्ट से राइट जाते हुए, बिकॉज पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। अलोंग द पीरियड इट फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू हैलोजेंस बट अब्रप्टली इंक्रीजेस इन केस ऑफ नोबल गैसेस एंड यू नो द रीजन। कोई दिक्कत? हालांकि मैंने पहले भी बोला था, लेक्चर शुरू होने से पहले बोला, एटॉमिक रेडियस को 2 दिन में आराम से एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम अप्लाई करा के इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि हम डेफिनेटली कल करने वाले हैं, फाइन। पर आज के लिए हम सिर्फ ऑर्डर याद कर लें ताकि हमारे दिमाग में ऑर्डर बैठ जाए एक बार, ठीक है ना। ऑर्डर बैठ गया, बाद में फैक्टर्स अप्लाई करा के हम इसके ऊपर चेक कर लेंगे। ऐसे भी किया जा सकता था कि पहले फैक्टर्स लगाते, पर हमने इसको एक्सप्लेन ही ऐसे बढ़िया तरीके से किया है कि हमारे पास आराम से आंसर निकल के आ रहा है कि ये आंसर ऐसा क्यों है। कोई दिक्कत? नाउ बात करते हैं अलोंग द ग्रुप, ऊपर से नीचे की, ठीक है ना। लेट्स हैव इट, ऊपर से नीचे की बात करते हैं। नाउ अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप तो यार बहुत ही ज्यादा आसान फंडा है, बहुत ही ज्यादा। नीचे मैं ग्रुप बना लेता हूं, so down the group while moving from
टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हुए बहुत ही ज्यादा आसान फंडा है, दैट इज नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं भाई। इस बंदे का एक शेल है, इसके दो शेल हैं, इसके तीन शेल हैं, इसके चार शेल हैं, इसके पांच, इसके छह और इसके सात शेल हैं। तो फंडा ही सीधा सा, एटॉमिक रेडियस increases because of increase in नंबर ऑफ शेल्स। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर हो गया ये फंडा। सो ऊपर से नीचे आओ तो फंडा ही बहुत सीधा है यार। इसके शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सराउंडिंग बड़ा होता जा रहा है, तो एटॉमिक रेडियस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर? सो दिस इज जस्ट अ जनरल ट्रेंड, ठीक है ना। मैंने सिर्फ और सिर्फ जनरल ट्रेंड की बात करी है, हालांकि अभी हमें इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस पढ़ने बाकी है, आयनिक रेडियस पढ़ना बाकी है, एंड एक्सेप्शंस। बहुत ज्यादा लंबा कुछ अभी एटॉमिक रेडियस में लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो करने बाकी हैं, इसको हम करेंगे अपने कल के लेक्चर में। क्या कुछ रहता है? बड़ी सिंपल सी बात है, आयनिक रेडियस रहता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस हम सबसे पहले पढ़ेंगे, एंड देन एक्सेप्शंस, इसमें खोर एक्सेप्शंस हैं, वो सारी की सारी हम लोग करने वाले हैं। एक दो लेक्चर एटॉमिक रेडियस को लग सकते हैं, फाइन। तो टिल देन पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं। बेस्ट ऑफ लक।